नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसका शीर्षक है बेटी का हक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोमवार की सुबह थी। घड़ी ने अभी अभी 10 बजाए थे। शर्मा हाउस में आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और कभी कभी रसोई से आती बर्तनों की खनक, बस वही आवाजें थीं जो घर में जिंदगी का एहसास दिला रही थीं। दिनेश और नवीन दोनों भाई आज ऑफिस से छुट्टी पर थे। बैठक में बैठे बैठे पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। हंसी के बीच वो अपनापन झलक रहा था जो अब सिर्फ यादों में रह गया था। तभी रसोई से एक हल्की सी आवाज आई। अरे सुना है आपने भाभी, आज सुरेखा आ रही है। नेहा ने चौंक कर कहा, क्या फिर से? अभी तो पिछले महीने ही आई थी। हिना ने चाय में चीनी डालते हुए कहा, राम ही जाने, मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना था कि सुरेखा आ रही है तो घर पर ही रहना, जरूर कोई जरूरी काम होगा। नेहा ने भौहें चढ़ा ली। ऐसा क्या काम आ पड़ा जो इतनी जल्दी दोबारा आ रही है? हिना व्यंग से मुस्कुराई। और क्या काम होगा भाभी, बाबूजी की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए होगा। पिछली बार तो कह नहीं पाई होगी, आखिर बाबूजी का निधन जो हुआ था, अब आई होगी सीधे मांगने। रसोई में गैस की आंच धीमी थी, पर बातों की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। माँ कमला जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। क्या बातें हो रही है बेटा? उनकी आवाज में अपनापन था, पर आंखों में थकान भी। हिना सकपकाते हुए बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस चाय बना रही थी। पानी चाहिए क्या आपको? हाँ दे दो, कब से आवाज लगा रही थी, शायद यहाँ तक नहीं पहुंची। माँ ने बोतल ली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही रसोई में फिर फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या लगता है भाभी, माँ जी ने सब सुन लिया होगा? अरे हाँ, सुना क्यों नहीं होगा, सब सुन रही थी, पर चुप है। चुप रहना भी तो एक जवाब होता है ना। इतने में बाहर से बच्चे की आवाज आई, माँ सुरेखा बुआ आई है। नेहा ने व्यंग में कहा, लो आ गई, तैयार हो जा सेवा सत्कार के लिए। हिना बोली, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक पल को भी अकेला मत छोड़ना इन माँ बेटी को। देखे क्या मांगने आई है। दरवाजे पर खड़ी थी सुरेखा, एक साधारण से सूती सूट में। चेहरे पर सादगी, थोड़ी थकी हुई, पर आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। पवन जी, उसके पति, आज साथ नहीं थे, वो अकेली आई थी। सुरेखा राम स्वरूप शर्मा और कमला देवी की इकलौती बेटी थी। दोनों भाइयों में से छोटी, पर कभी घर की सबसे लाडली थी। जब तक पिता ठीक थे, सब ठीक था। दोनों भाइयों की पढ़ाई, शादियां, सब कुछ अच्छे से हुआ। माँ खुश थी, पिता गर्व से सिर उठा के रहते। लेकिन वक्त ने करवट ली। जब सुरेखा ग्रेजुएशन के पहले साल में थी, उसी साल बाबूजी को लकवा मार गया। घर की बागडोर अचानक भाइयों और उनकी पत्नियों के हाथ में आ गई। कमला जी चुप हो गईं और सुरेखा का बचपन, उसकी हंसी जैसे किसी ने धीरे धीरे छीन ली। अब वो सिर्फ घर की लड़की ही नहीं रही, बल्कि घर की नौकरानी बन चुकी थी। सुबह से शाम तक काम, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, और जरा सी गलती पर भाभियों की डांट। कॉलेज तो बाबूजी के जाते ही छूट गया। नेहा कहती, सुरेखा जरा झाड़ू लगा इधर भी, और माँ के लिए चाय बना दे, साथ में हमारे लिए भी, और सादा सादा चाय ना पकड़ा दियो, बढ़िया सी प्याज की पकौड़े भी बना लाना। तो कभी हिना चिल्लाती, अरे कपड़े धूप में डालना मत भूलना, वरना फिर गीले रह जाएंगे, और शाम को वापस भी लाना होगा, पता है ना, पिछली बार रात भर कपड़े बाहर ही रह गए थे। दिन भर काम, न आराम, न हंसी, न पढ़ाई। पिता का दिल टूटता, पर वो बोल नहीं पाते। कमला जी जानती थी उनकी बेटी भीतर ही भीतर बुझती जा रही है, लेकिन घर की दीवारों में चुप्पी का राज चलता रहा। और फिर एक दिन सुरेखा की शादी कर दी गई, बिना ज्यादा पूछे, बिना उसकी राय जाने, मंदिर में ले जाकर। क्योंकि शादी की तामझाम में पैसे कौन खर्च करे, और ये शादी भी सिर्फ इसलिए कि कुंवारी बहन घर में देख के लोग क्या कहेंगे, वरना फ्री की नौकरानी किसे नहीं पसंद। सुरेखा से 10 साल बड़े पवन जी से उसकी शादी हुई। रहने को ढंग का घर भी नहीं था, एक कच्चा मकान, कमाई सिर्फ इतनी कि 2 वक्त के खाने का बस इंतजाम हो पाता। पर सुरेखा की किस्मत अच्छी थी कि पवन एक साफ दिल और मेहनती आदमी निकला।
कमला जी और राम स्वरूप जी ने इसी बात पर राहत की सांस ली कि चलो अब बिटिया सुरक्षित सही इंसान के पास पहुंच गई है। पवन ने सुरेखा को सम्मान दिया, प्यार दिया। शायद उसी ने माता पिता के बाद पहली बार उसे इंसान समझा। लेकिन जब जब सुरेखा मायके आती, भाइयों और भाभियों की आंखों में वही पुराना तिरस्कार दिखता, कभी ताने कभी चुप्पी, पर हर बार सुरेखा सिर्फ मुस्कुराती और कहती सब ठीक है माँ। कमला जी जानती थीं सब ठीक नहीं है, पर वो भी लाचार थीं। राम स्वरूप जी अक्सर कहा करते, बिटिया मेरे बाद अपने हक का हिस्सा जरूर लेना। बेटियां भी अब बेटे से कम नहीं और तुझे जरूरत भी है। पिता होने के नाते मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मेरी संपत्ति में तेरा बराबर का हक है। तू जरूर अपना हक लेना। पर किस्मत ने उन्हें वक्त नहीं दिया। सुरेखा की शादी के 6 महीने के अंदर वो चल बसे। उनके जाने के बाद वो घर जो कभी थोड़ा भी सुरेखा का था, वो पिता के घर के अधिकार से आती थी, पर अब जैसे वो अधिकार भी छिन गया। अब सिर्फ भाइयों का बनकर रह गया। धीरे धीरे रिश्तों की मिठास कम होती गई और हिस्सों की दीवारें ऊंची होने लगी। सुरेखा आज दरवाजे पर खड़ी थी। वो घर देख रही थी जहां कभी उसने गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, जहां बाबूजी की हंसी गूंजती थी, जहां माँ उसकी चोटी गूंथा करती थी। पर आज वही घर उसे अजनबी लग रहा था। घर के आंगन में कदम रखते ही सुरेखा ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुराने घाव पर फिर उंगली रख दी गई हो। कमला जी ने उसे देखते ही कहा, आ गई बिटिया। आंखों में बरसों का प्यार और अधूरा अपनापन झलक रहा था। सुरेखा झुककर उनके पैर छूती है। कैसी है माँ? ठीक हूँ बेटी, तू बता सब ठीक? हाँ माँ, अब सब ठीक है। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान भीतर से टूटी हुई थी। पीछे से नेहा और हिना भी आ गईं। चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, पर नजरें जैसे कह रही हों, अब क्या चाहिए इसे। दिनेश ने कहा, अरे सुरेखा, तू अकेली आई? हाँ भैया, पवन जी किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा किया, थोड़ी माँ से भी मिल ले। आवाज में मिठास थी, पर भीतर झुंझुलाहट भी। सुरेखा बैठक में बैठी थी। सामने दीवार पर टंगी थी बाबूजी की तस्वीर, मुस्कुराते हुए, जैसे वो कह रहे हों, डर मत बिटिया, सच्चाई के साथ रह। थोड़ी देर बाद चाय आई, पर माहौल में वही पुरानी ठंडक घुली थी। हिना ने धीरे से पूछा, तो बताइए सुरेखा जी, इतनी जल्दी दोबारा कैसे आना हुआ? सुरेखा ने उसकी ओर देखा, फिर माँ की तरफ। माँ, बाबूजी के जाने के बाद आपने कुछ कहा नहीं? पर मैं उनके कहे शब्द भूल नहीं पाई हूँ। नेहा बोली, कौन से शब्द? उन्होंने कहा था, बिटिया मेरे मरने के बाद अपना हिस्सा जरूर लेना। कमरा जैसे अचानक शांत हो गया। नेहा और हिना ने एक दूसरे को देखा और फिर दिनेश ने झटके से कहा, देखो सुरेखा, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो अपना मायका भूल जाओ। ये क्या कह रहे हो भैया? अरे सही तो कह रहे हैं, हिना ने हंसते हुए कहा। क्या अपने हिस्से के लिए मायका छोड़ दोगी? कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? सुरेखा के होंठ कांपे, पर वो शांत रही। धीरे से बोली, माफ करना भाभी, मुझे आप लोगों का भात नहीं चाहिए। अब मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत दिया आप लोगों ने, अब और नहीं। बस मेरा हक दे दीजिए। हक? नेहा ने ताना मारा। कौन सा हक? ये घर हमारे मेहनत के पसीने से खड़ा है। तेरे पति का क्या योगदान था इसमें? भाभी, सुरेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, जितना पसीना आपने बहाया है उससे कहीं ज्यादा मेरे पिता ने और मैंने भी। मेरे पति ने भले न बहाया हो, पर पिता के घर में बेटी का हक मिटाया नहीं जा सकता। आपकी जैसी औरतों ने ही समाज में बेटी को पराया बना दिया। कमला जी कांपती आवाज में बोली, सुरेखा छोड़ देना बेटी ये जिद। संबंध खराब करने से क्या मिलेगा? माँ, सुरेखा के स्वर में अब कपकपी नहीं, आग थी। जब बाबूजी बीमार थे, मैं ही उनके पास बैठी रहती थी, उनकी सेवा करती। नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना कौन करता था? किसी से मदद भी मांगती तो सब समय नहीं है अभी का बहाना बनाकर चले जाते। तब तो वो बेटी का कर्तव्य था, और अब बेटी के हक की बात आई तो कौन सा हक? मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे हक के साथ साथ जरूरत भी है। दिनेश ने गुस्से में कहा, तू हमसे लड़ाई करेगी, हमसे संबंध खत्म करेगी? नहीं भैया, वो बोली, मैं आपसे न्याय मांग रही हूँ, मैं संबंध खराब नहीं कर रही। मुझे जरूरत है। मुझसे पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि बहन के पास रहने को ढंग का घर भी नहीं है तो उसे मायके में उसका हक दे दें। मुझे न्याय चाहिए भैया। न्याय? अगर तू कोर्ट गई तो याद रखना, फिर इस घर की दहलीज पर कभी कदम मत रखना।
ठीक है भैया, सुरेखा ने दृढ़ता से कहा। तो फिर आज से मेरा मायका खत्म, पर मेरा अधिकार मुझे चाहिए। उसकी ये बात बिजली की तरह गिरी। कमला जी रोने लगी। बिटिया, ये क्या बोल रही है तू? सुरेखा ने उनके आंसू पोंछे। माँ, मैं सही कह रही हूँ। पिताजी की भी यही इच्छा थी, आप भूल गई क्या? नेहा ने व्यंग से कहा। अरे वाह, कब से हक हक लगा रखा है। तू तो अपना हक लेकर मजे से ससुराल में पति के साथ ऐश करेगी, और हम यहाँ तेरी इस बूढ़ी माँ को भी देखें और इनका भी बोझ उठाए, साथ में अपना भी। सुरेखा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। नहीं भाभी, माँ का नाम, उनकी सेवा, उनकी इज्जत, ये सब मेरे साथ रहेगा। मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। ये आप लोगों की आदत है, मेरी नहीं। मैंने पापा की भी सेवा की थी और माँ की भी करूंगी। दिनेश ने लगभग चिल्लाते हुए टेबल पर हाथ पटका और बोला, तो इतनी स्वार्थी हो गई है कि थोड़ी सी जमीन के लिए अपने भाई, अपने मायके से संबंध खत्म करने पर उतारू हो गई है? क्या यही संस्कार तुझे पापा ने दिए हैं? भाई की ऐसी हरकत और ऊंची आवाज सुनकर भी सुरेखा डरी नहीं और हिम्मत से बोली, मुझे मेरे संस्कारों की याद मत दिलाइए भैया। आपके संस्कार कहाँ गए थे जब आप दोनों ने मिलकर एक बहन की शादी एक गरीब के घर में कर दी? मुझे पवन जी से कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतने अच्छे पति मिले, लेकिन उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वही एक झोपड़ी है। आप लोग ये सब अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन तब भी आप लोग मेरी मदद करने को आज तक नहीं आए। जब आप सामने से मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे तो अपना अधिकार मांगना ही पड़ेगा ना। पिताजी ये सब हमेशा से देखते आए। जब तक मैं इस घर में थी, आप लोगों ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप सारा काम किया। आप लोगों के सारे जुल्म सहे, यहाँ तक कि मुझसे बिना पूछे, मेरी राय जाने बिना शादी कर दी, वो भी मंदिर में जाकर। आप दोनों की शादी तो बड़ी धूमधाम से पापा ने करवाई थी। बड़े भैया तो महंगी शेरवानी के लिए अड़ गए। पापा ने आप दोनों के सारे अरमान पूरे किए, पर मेरे अरमानों का क्या? आप लोगों ने ढंग की एक साड़ी भी न दी। खुद के लिए तो घोड़ी पर सवार थे और मुझे किराए के ऑटो में विदा कर दिया। पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्या मैं अपने बच्चों और अपना भविष्य भी न देखूं? आप लोग तो यहाँ मजे से 3 टाइम का खाना खाते हैं, आराम से एसी में सोते हैं, लेकिन कभी देखते हैं कि बहन को वहाँ 2 वक्त का खाना भी अच्छे से मिल रहा है कि नहीं? बहन के घर में एक पंखा भी है या नहीं? जब आप लोगों के संस्कार मर चुके हैं तो मुझसे कौन से संस्कार की उम्मीद करते हैं? आप लोगों को जो बखेड़ा खड़ा करना है करिए, मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे सीधे से नहीं दिए तो मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी, और मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सिर्फ मेरी अधिकार की ही नहीं, बाबूजी की आखिरी इच्छा की भी बात है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला जी अपनी बेटी की बात सुनकर लगातार रोए जा रही थीं। सुरेखा उठी, धीरे से बाबूजी की तस्वीर के सामने गई, दीपक में तेल डाला और कहा, बाबूजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपने हक के लिए नहीं, हर उस बेटी के लिए लड़ रही हूँ जो अपने हिस्से की बात करते हुए शर्मिंदा होती है। उस रात घर की हवा बदल गई। अगले कुछ हफ्तों तक कानूनी नोटिस, बहस, गुस्सा, ताने सब चले, पर अंत में भाइयों को झुकना पड़ा। कानून के सामने सच्चाई भारी पड़ी। सुरेखा को मिला उसका हिस्सा, बराबरी का, जैसे पिता ने चाहा था। लेकिन उस दिन से उसने घर की चौखट पार नहीं की। कमला जी उसके साथ चली गईं और वहीं अपनी आखिरी सांस ली, अपनी बेटी की गोद में। दोस्तों, क्या सुरेखा ने सही किया? आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।